हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में करा था फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस निकालेंगे। और आप में से अधिकतर बच्चों की डिमांड होती है कि सर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमें जरूर कराइए, न्यूमेरिकल्स जरूर कराइए, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन आप जानते हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिल पाते हैं। तो यहां हम एनसीईआरटी के कंप्लीट न्यूमेरिकल यहां पर या जितनी भी एक्सरसाइज में प्रश्न है उन सबको हल करने वाले हैं। और देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। इसका बेनिफिट यह है कि आपके चैप्टर के अंदर यदि कुछ डाउट्स रह गए हैं, कहीं पर होने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कहीं पर कुछ डाउट रह गए हैं तो वहां यहां पर आपके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, प्यारे बच्चों एनसीईआरटी ही यूज करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, यह भी आप ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आप कोई भी बुक यूज कर लो, पहले एनसीईआरटी के कीजिए फिर बाकी बुक्स के कीजिए। तो अब सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित करना है, तो सबसे पहला हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न हमारा है 1.1। तो क्या कहता है अक्रिस्टलीय ठोस। आप जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं। हमने दो प्रकार के ठोसों पे चर्चा करी थी, एक करी थी क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा था अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जिनको हम वास्तविक ठोस कहते थे, और अक्रिस्टलीय ठोस जिनको कि हम कहते थे वो छद्म ठोस हैं, यानी कि आभासी ठोस हैं। उनमें वो ठोसों के वो गुण नहीं हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोसों में होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में कौन कौन से गुण थे उसको भी समझ लीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस जिसे एमॉर्फस सॉलिड भी कहते थे हम। तो इसमें कौन कौन से गुण होते थे। पहला तो इनमें जो हम कहते थे अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, जो उनका क्रम होता है, वह लघु परास तक होता है। पहले तो परास क्या होती है इनकी, लघु परास। ज्यादा दूरी तक इनका वो क्रम, व्यवस्थित क्रम ज्यादा दूरी तक नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी दूरी बाद बदलता रहता है। तो पहली बात ये आ गई। दूसरी बात हमने इनको कही थी आपको कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो शार्प नहीं होता, बल्कि उसकी क्या होती है, एक रेंज होती है। तो गलनांक एक हम क्या कह सकते हैं, रेंज में होता है, जिसे हम परास कहते हैं, परास में होता है। यानी कि शार्प नहीं होता। जैसे हम जल कहते हैं कि सीधे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, या हम कहते हैं बर्फ जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू हो जाती है। तो ऐसा इनके साथ नहीं होता। तीसरी हम बात करें इन वाले ठोसों की, ये हमने कहा ये कैसे ठोस है, ये वास्तविक ठोस नहीं है, यह हमारे क्या होते हैं, आभासी ठोस हैं। आभासी ठोस, आभासी ठोस। अरे यहीं पर हमने इनको कहा था, हमने इन्हें कहा था सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि हम जैसे कहते थे अति शीतित द्रव। इनको क्या कहते थे, अति शीतित द्रव। जिसमें आपको ध्यान हो हमने चर्चा करी थी कांच की। हमने कहा था पुराने घरों के कांच यदि आप देखेंगे तो ऊपर से पतले दिखाई देते हैं और नीचे से मोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि यह द्रव बनते ही कैसे, ये जो ठोस होते हैं वो कैसे बनते हैं, यह किसी वस्तु को बहुत हम क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। होते लिक्विड फॉर्म में ये माना जाता है, लेकिन इनको खूब ठंडा कर दिया जाता है जिससे वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी इनका यह गुण, वो जो बहने का गुण होता है द्रव के अंदर, वो समाप्त नहीं होता। और इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो गुरुत्व बल के अंतर्गत नीचे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये पूरी डिटेल हमने वहां पर चर्चा कर ली थी। और यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते हैं इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारा होता है कांच, रबर, प्लास्टिक। ये हमारे क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो मुझे लगता है पहला प्रश्न आपको आ गया होगा समझ में। सेकंड प्रश्न देखते हैं एनसीईआरटी का। ये कहते हैं कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए कांच और क्वार्ट्ज दो की बातें कर रहा है। प्रश्न संख्या हमारा है 2। प्रश्न संख्या है 2। अब देखिए पहले इसने बात करी कांच की, तो कांच क्या होता है, ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। जबकि क्वार्ट्ज की जो बात कर रहा है, क्वार्ट्ज, यह हमारा होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय
ठोस। पहला तो आप इसमें ये अंतर समझ लीजिए। अब ये दोनों के इनके जो फार्मूले होते हैं वो होता है SiO4। ये दोनों के फार्मूले होते हैं, सेम है दोनों का फार्मूले, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है इनकी संरचना में। इसकी जो संरचना होती है, आप जानते हैं, इसकी जो संरचना होती है क्रिस्टलीय ठोसों की, ये दीर्घ परास की होती है, लंबी दूरी तक बिल्कुल एक समान रूप से व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की जो परास होती है वो लघु परास होती है, यानी कि ज्यादा दूरी तक यह सिस्टमेटिक क्रम में नहीं रहते। तो इनकी संरचना में ही मेन अंतर है। इनके जिन हम कह सकते हैं अणुओं से, परमाणु से मिलकर के बना, वो दोनों के लिए सेम है, SiO4 है दोनों का फार्मूला। लेकिन क्या है कि इसकी जो संरचना है वह हमने कहा कैसी है? लघु परास की है। और क्वार्ट्ज की जो संरचना है वो क्या है? दीर्घ परास की है। तो कांच के अंदर वो सब गुण हैं जो कि अभी हमने अक्रिस्टलीय ठोसों के संदर्भ में आपको बताए, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में ये जितने भी गुण हैं ठीक इसके विपरीत गुण होते हैं, आप जानते हैं। और इनकी परास क्या होती है? दीर्घ होती है क्रिस्टलीय ठोसों की। ये वास्तविक ठोस होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है? शार्प होता है। फिर इसमें यदि बात करी जाए तो यदि इनकी कटिंग करी जाए तो जो क्वार्ट्ज या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो बिल्कुल, उनकी जो सतहें होती हैं काटने के बाद वो बिल्कुल स्मूथ होती है, जबकि इनकी सतह क्या होती है क्रिस्टलीय ठोसों की? स्मूथ नहीं होती। फिर हमने इनमें बताया था कि इनके अलग अलग हिस्से यदि आप ले लें तो एक हिस्से को गलाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्रिस्टलीय ठोसों के लिए सब हिस्सों के लिए समान होती है, जबकि इसके लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये काफी चर्चा हमने आपको करी थी। अब हमने इन दोनों में अंतर तो आपको बता दिया। अब बात आती है कि आखिर क्वार्ट्ज को अक्रिस्टलीय ठोस में कैसे बदला जाएगा। यदि क्वार्ट्ज को हम पिघला लें, यानी कि गर्म करें और उसको क्या कर दें? पिघला लें, और उसके बाद जो हमारे पास लिक्विड आए यदि उसे तेजी से ठंडा करें तो यही क्वार्ट्ज हमारा कांच में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कहा हमने? क्वार्ट्ज को गर्म करके पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर वह कांच में बदल जाता है, कांच में बदल जाता है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यह आपका सेकंड प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देखें, हमारा प्रश्न संख्या है 1.3 एनसीईआरटी का 1.3 है, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, ससंयोजक और अक्रिस्टलीय में कीजिए। तो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। किन में करना है वर्गीकरण? पहले सीधे वही लिख लेते हैं, आयनिक, धात्विक। ये है हमारा प्रश्न संख्या 3। पहला कौन सा है? आयनिक। दूसरा कौन सा है? धात्विक। तीसरा इन्होंने बोला है आयनिक, धात्विक, आणविक, ससंयोजक। तीसरा है आणविक। चौथा है सहसंयोजक। और पांचवा हमको इन्होंने बोला है ससंयोजक या अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय हमने देखिए थ्योरी में इनकी पूरी डिटेल में चर्चा की है। आयनिक मतलब जो आयनों से मिलकर के बने हुए हों, और धात्विक जितने भी मेटल्स होते हैं वे सब धात्विक ठोस ही होते हैं। आणविक जिनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अणु वाला होता है। लेकिन इसमें भी हमने आपको बताया था, कुछ अक्रिय गैसों की बातें भी वहां पर बताई थी, हीलियम, ऑर्गन, इस तरीके के बताए थे। वो किसके अंतर्गत होते? तो वो सिंगल एटमिक है, एक परमाणु होते हैं, लेकिन उनको भी हम आणविक ठोसों के अंतर्गत ले लेते थे। ससंयोजक जिसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते थे, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कौन सा होता है? नेटवर्क, जिसमें हमने वहां पर चर्चा करी थी किसकी? ग्रेफाइट की चर्चा करी थी, हीरे की चर्चा करी थी, और सिलिकॉन कार्बाइड की चर्चा करी थी। वो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं? सहसंयोजक ठोस होते हैं। और अक्रिस्टलीयों की तो बात हम काफी कर ही चुके हैं। तो अब इस आधार पे देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है टेट्राफास्फोरस डेका ऑक्साइड, यानी कि P4O10। P4O10, तो P4 जो O10 है यह हमारा कौन सा होता है? हमारा आणविक ठोस होता है, P4O10। ये एक अणु है इसलिए आणविक ठोस है। सेकंड में आता है अमोनियम फास्फेट, NH4 का 4th राइस और PO4। अमोनियम फास्फेट में अमोनियम धनायन है और फॉस्फेट ऋणायन है, तो यह हमारा किस में आ जाएगा? आयनिक में आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आयनिक ठोस में आ जाएगा।
तो सेकंड ये हो गया। थर्ड में आ गया सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC। सिलिकॉन कार्बाइड आप जानते हैं ये तो नेटवर्क ठोस होता है, अभी हमने आपको बताया। ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, हीरा हो गया, ये सब किस में आते हैं हमारे सहसंयोजक ठोसों में, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड SiC। चौथे में देखें ये हमारा आ गया I2। जो I2 जो हमारा होता है वह हमारा किस में आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको I2 हो गए, और इसी के अलावा जैसे इसमें है P4, अगला क्या है P4। ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, आणविक ठोसों में आएंगे। तो ये आएगा I2 P4, ये हमारे आणविक ठोसों में आएंगे। अगला देखें प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आप जानते हैं अक्रिस्टलीय, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय। इसके अलावा देखिए प्लास्टिक के बाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम जानते हैं ये सहसंयोजक होता है, ग्रेफाइट सहसंयोजक होता है। इसके अलावा देखें ग्रेफाइट के बाद तो ये आता है पीतल। पीतल हमारा क्या होता है, धात्विक ठोस, धातुओं का मिक्सचर होता है पीतल, इसलिए ये क्या है, धात्विक ठोस। पीतल के बाद Rb रुबिडियम। तो रुबिडियम ये भी हमारा क्या है, धात्विक ठोस है। LiBr लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड हमारा क्या है, आयनिक ठोस है, LiBr। यहाँ Li अलग धनायन होता है, Br क्या होता है, नेगेटिव आयन। ये हो गया। अगला हमारा होता है Si यानी कि जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन। और जो सिलिकॉन होता है वह भी हमारा क्या होता है, सहसंयोजक ठोस ही होता है, यानी कि ये क्या होता है, Si। आपको चैप्टर में हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में कहा था कि किस प्रकार सिलिकॉन अपने अगल बगल के 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो वो क्या हमारा सहसंयोजक आबंध है, और सहसंयोजक नेटवर्क ठोस के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप चाहें तो फटाफट इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.4, जो कि इस प्रकार से उप सहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है। तो 1.4 क्या है, 1.4 पहला ए पार्ट में कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, उप सहसंयोजन संख्या। तो क्या होती है उप सहसंयोजन संख्या, हमने आपको बता चुके हैं कि जब जो ठोस के क्रिस्टल या उसके अणु, क्रिस्टल में जब अणु जो होते हैं हमारे, या आप कह लीजिए परमाणु, जब वो व्यवस्थित होते हैं तो किसी भी एक अणु को उसके चारों तरफ, अणु कह लीजिए, परमाणु कह लीजिए, आयन कह लीजिए, जो अवयवी कण जिसे हम कहते थे, किसी भी अवयवी कण के अगल बगल के चारों तरफ के वे सारे दूसरे अवयवी कण जो किसी अवयवी कण को स्पर्श करें, टच करें, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसका उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी क्रिस्टल में किसी अवयवी कण के समीपस्थ स्थित वे सारे अवयवी कण जो उसको स्पर्श करते हैं वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। सेकंड देखें, निम्नलिखित परमाणुओं की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी, सेकंड पार्ट में है। और कौन कौन से हमें दे दिए इसकी उप सहसंयोजन। एक घनी निविड़ संकुलित संरचना, एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना। और सेकंड हमारा इसी का दूसरा पार्ट आ गया, ये ए मान लीजिए, और बी में दूसरे में क्या कह रहा है, किसकी पूछ रहा है, ये एक अंतः केंद्रित घनी संरचना, ये हमारा क है, ये हमारा ख है, ये है अंतः केंद्रित घनी संरचना। ये हमारी दो चीजें। तो किस प्रकार से इसे करेंगे, इसे समझते हैं। अगर आपको यह पता होगा कि ये जो अंतः केंद्रित घनी एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना क्या होती है, तो एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना क्या हुई हमारी, तो एक विमा में देखिए किस प्रकार से होगा, जैसे हमने यहां पर कर लिया, ये देखिए हमने सही करा है ना, इसे एक घनी है बच्चों, ये एक घनी निविड़ संकुलित संरचना है, एक विमीय नहीं है, एक घनी निविड़ संकुलित संरचना, इसमें आपको समझना है। तो देखिए जो एक घनी, ये विमीय नहीं है तो मिटा देते हैं। एक घनी निविड़ संकुलित संरचना क्या हुई, ये हमारी हो गई, जिसे हम CCP कहते हैं, और इसी को हम FCP भी कहते हैं या FCC भी कहते थे, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक
जो हमारा होता था, FCC कह लीजिए इसको। तो इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये इस प्रकार से बनाया मैंने। अब इसमें भी हम चाह रहे हैं, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं पहले। ये हमने बना लिया। अब इसकी क्या खास बात होती है, आप जानते हैं FCC में कोनों पर, यानी कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं इन पर तो हमारे अवयवीकरण होते ही हैं, साथ में कहां पर होते हैं, पृष्ठों पर भी होते हैं। ये जो हमारे फलक हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। यही FCC संरचना कहलाती है और इसी को हम एक घनी निबिड़ संकुलित संरचना भी कहते हैं। तो इसमें हमने कहा था इसकी आपको क्या निकालनी है, हमें उप संयोजन संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये समझिए। हमने कहा यहां पर भी हमने यहां पर क्या ले लिया, एक, इसको इससे बना रहे हैं, ये यहां पर हमने क्या बना दिया, एक इस प्रकार से एक अवयवीकरण हमारा यहां पर बन गया। एक अवयवीकरण कहां होगा, इधर कहीं होगा। बच्चों ये त्रिविमीय संरचना बनाना थोड़ा सा कठिन काम है। यहां पर बनेगी और एक यहां पर भी बनेगी, पीछे वाले पृष्ठ में और आगे वाले पृष्ठ में, ध्यान रखिएगा। तो पीछे वाले पृष्ठ को मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूं और आगे वाले पृष्ठ की भी घनी संरचना इस प्रकार से होती है। ये आगे वाले पृष्ठ की है और इधर वाले पृष्ठ की ये वाली है। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गई होगी। ये कितने पृष्ठों के, 1 2 3 4, ये डॉट डॉट करके जो बनाई है ये 5वां, और ये गोला करके जो बनाया है 6 पृष्ठों पे 6 है। इसके अलावा कहां कहां है आप जानते हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। क्या होगा, अवयवीकरण। ये इस प्रकार से होंगे। अब हमने आपको बताया था कि घन में, ये हमारा घन है, ये इस घन में यहां पर जो हमारा अवयवीकरण होता है, यह इसका 1/2 भाग इस घन के भीतर रहता है और 1/2 भाग इस घन के समीप में जो दूसरा घन है उससे जुड़ा हुआ रहता है। इसके घन के समीप में दूसरा घन कैसे बना सकते हैं, हमने ये बना दिया और इसके बाद ऐसे करके मैंने बना दिया। तो देखिए इस घन के जो इस पृष्ठ पर है, यहां पर ये कितने अवयवी कण को स्पर्श करेगा, पहले ये समझ लीजिए। ये यहां पर है तो एक तो ये इसको स्पर्श करेगा, एक जो यहां पर स्थित होगा ये एक इसको स्पर्श करेगा। कितने हो गए, 2 को ये स्पर्श कर दिया इसने। फिर इसके अलावा कौन सा आ गया, यहां पर आ गया, इस वाले को भी स्पर्श करेगा 3, इस वाले को भी स्पर्श करेगा 4। तो कितनों को स्पर्श कर दिया, 1 2 3 4 को स्पर्श कर दिया। साथ ही इसके समीप में जो पृष्ठ हैं, इस वाले गोले के समीप में कौन से पृष्ठ हैं, एक ये वाला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ, एक इसके गोले को टच करेगा 5, एक पीछे वाले पृष्ठ के जो डॉट डॉट बनाया उसको टच करेगा ये गोला 6, एक ये इधर वाले हमारी तरफ वाले जो पृष्ठ है इसमें जो गोला है इसको करेगा टच 7, एक ये नीचे वाला जो गोला है इसको टच करेगा 8। तो किसको टच नहीं करेगा, ये इस वाले जो विपरीत फेस में ये वाला गोला है इसको टच नहीं करेगा, इसका ये वाला गोला अवयवी कण। तो इसका अर्थ है इस अवयवी कण को कितने टच करेंगे, एक तो यहां पर इसी के जो 4 पृष्ठ में 1 2 3 4, तो कितने हो गए 1 2 3 4 ने तो ये स्पर्श कर दिया। और यहां पर भी हमने कहा कितने पृष्ठ हैं, एक पीछे वाला 2, एक बाहर वाला 3 और एक नीचे वाला 4, तो 1 2 3 4 ने ये स्पर्श कर दिया। और ठीक ऐसे ही यहां पर भी टच करेगा, एक यहां पर जो स्थित गोला होगा, एक पीछे जो पृष्ठ में अवयवी कण होगा, एक बाहर के पृष्ठ में और एक नीचे वाले पृष्ठ में, तो 4 यहां होंगे, 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए 4 दूनी 8 और 4 थियां 12। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा आपको हो सकता है जटिलता आपके उसमें आ रही हो, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पृष्ठ में, इस कोने वाले पृष्ठ में जो अवयवी कण होगा वो इन 4 गोलों को 1 2 3 4 को ये स्पर्श करेगा। इसके इधर की ओर ये जो पृष्ठ है पहला,
पीछे की तरफ वाला दूसरा, बाहर की तरफ वाला तीसरा, नीचे वाला 4, इन चारों पर के फलकों के केंद्र पे जो गोले होंगे, अवयवी कण होंगे, उनको टच करेगा और ऐसे इधर वाले में भी करेगा। तो 4 ये वाले हो गए, 4 दूनी 8 और 4 ऐसे इधर वाले हो गए 12। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 12 होगी। तो पहला तो मेरे को ये समझ में आ गया कि इसकी उपसंयोजन संख्या 12 होगी। अब देखिए अंतः केंद्रित घनी संरचना, ये तो हमारी काफी आसान है। अंतः केंद्रीय में आप जानते हो, ये हम बना देते हैं, यहां पर ये बना दिया हमने। अब अंतः केंद्रीय की क्या खास बात होती है? इसकी खास बात ये होती है कि इसके गोलों पर, किनारों पर तो गोले होते ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गोले तो होते ही हैं। इसके अलावा इसके केंद्र पर भी एक गोला होता है, ये केंद्र पर गोला होता है और यह गोला इन सब गोलों को क्या करता है? स्पर्श करता है, टच करता है। इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 8। तो मुझे लगता है दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि एफसीसी या एक घनी संविड निबिड़ संकुलित संरचना की जो उपसंयोजन होगी संख्या होगी वो होगी 12, जबकि हमारी अंतः केंद्रित घनी संरचना जो होगी, जिसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर जो क्यूब होता है हमारा, उसकी कितनी होगी? 8 होगी। तो यहां पे स्पष्ट है। अगला देखें, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 1.5। यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठिका की विमाएं ज्ञात हैं, तो क्या आप इसके परमाणुवीय द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या कहा उसने कहा अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठिका की, उसने कहा विमाएं ज्ञात हैं। एकक कोष्ठिका की विमाओं का क्या अर्थ हुआ? एकक कोष्ठिका की विमाओं का अर्थ है कि एकक कोष्ठिका की आपको भुजा का पता हो और साथ ही आपको यह पता हो कि एकक कोष्ठिका में कितने अवयवी कण उपस्थित हैं। यदि 2 बातें पता है तो इसे कहेंगे एकक कोष्ठिका की विमाएं। और साथ में आपको घनत्व भी पता है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? हम सीधे सूत्र जानते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रश्न है 1 ये 4 था, ये है 1.5। हम जानते हैं चूंकि घनत्व जिसको हम रो से डी से कर सकते हैं प्रदर्शित, या रो से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कई बुक्स में रो से प्रदर्शित किया गया है घनत्व को। तो डी बराबर हमने बताया था, ये होता था ZM/A³ इंटू NA के बराबर। अब आपको पता होगी ये सारी चीजें क्या है। डी क्या है? घनत्व। Z जिसे हम कहते हैं कि उसमें अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तीसरा क्या गया? M जिसे हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान कहते हैं उस परमाणु का, जिसे हम क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। A घन की कोर या भुजा। और Na आप जानते हैं ये होता है आवागाद्रो संख्या। और इसका मान भी आपको पता होना चाहिए, 6.022 गुणा 10⁻23 ये होता है। तो इस फार्मूले से हम m को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो रीअरेंज करना है। तो m बराबर क्या आ जाएगा? सीधे m बराबर, ये d था, इसकी यहां गुणा कर देंगे तो d इंटू AQ इंटू NA और बटे ये क्या आ जाएगा? Z कहां जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, ये क्या आ गया? Z। और इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? उसके परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं, जिसको कि हम यहां पर क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। यदि आप ग्राम में लेंगे किसी भी जो हमारा तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान को, जब AMU की बजाय यदि मोल में लेना होता, ग्राम में लिया जाता है, तो उसे उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि कार्बन के जो परमाणु द्रव्यमान होता है 12 होता है। अब 12 AMU होता है, यदि 12 को हम ग्राम में ले लें तो कार्बन के 12 ग्राम जो होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे, वही उसका क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.6 एनसीईआरटी का, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है, टिप्पणी कीजिए। तो इसने क्या कहा? क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक द्वारा। तो हमें स्थिरता और उसके गलनांक में इनमें रिलेशन बताना है। पहली बात, टिप्पणी कीजिए। किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाइल एथिल
ईथर और मेथेन के गलनांक एकत्र कीजिए। इन अणुओं के मध्य अंतराण्विक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए इसका अर्थ है कि आप जो आंकड़े हैं इनका कहीं से भी आपको क्या निकाल लेना है, मेल्टिंग पॉइंट निकाल लेना है, इनके गलनांक निकाल लेना है। तो आप चाहे नेट से देख करके निकाल लीजिए या फिर कोई हमारी ऐसी काफ़ी बुक्स होती हैं जिनमें सबके क्या लिखे होते हैं, गलनांक लिखे होते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमने इसको नेट से देख करके यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है कि इनके गलनांक कैसे हैं। तो अब इससे बताना है कि ये किस प्रकार से होंगे ठोस, इनको आपस में कंपेयर करना है। पहले तो समझिए इसने कहा स्थिरता और गलनांक में क्या रिलेशन है। स्थिरता का अर्थ होता है कि कोई भी सॉलिड कितना स्टेबल है, यानी कि कितना वो संतुलित है, थोड़ी सी हीट देने पर वो जल्दी से पिघलेगा नहीं, तो उसको कहेंगे हम स्थिर है। और स्थिरता के लिए परम आवश्यक बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके अवयवी कणों के बीच में, जो भी ठोस हो उसके अवयवी कणों के बीच में जो अंतराण्विक बल है उसका मान ज्यादा होना चाहिए। यदि अंतराण्विक बल का मान ज्यादा होगा तो वह जो हमारा ठोस होगा वो उतना अधिक क्या होगा, स्थिर होगा, स्टेबल होगा। और यदि जितना अधिक वो स्टेबल होगा, जितना अधिक उसका अंतराण्विक बल होगा, उतना ही अधिक उसका गलनांक भी होगा। तो हमने क्या कहा कि जो अंतराण्विक बल, आणविक बल अधिक होने पर हमने कहा ठोस स्थिर होगा, स्थिर यानी कि स्टेबल होगा, तथा उसका गलनांक भी उतना ही अधिक होगा, भाई हम स्थायी चीज किसको कहते हैं? स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी का मतलब है जो छोटी मोटी चीजों से विचलित ना हो, परिवर्तित ना हो, उसे जितना ज्यादा कोई व्यक्ति छोटी मोटी चीजों से विचलित नहीं होता या कोई भी पदार्थ विचलित नहीं होता, हम कहते हैं वो उतना अधिक स्टेबल है। तो इसका अर्थ है कि यदि हमारे पास कोई पदार्थ है, कोई ठोस है जो कि क्या है, स्थिर है, स्टेबल है, उसको यदि थोड़ी सी हीट देंगे तो वह गलने वाला नहीं है। तो जिस भी पदार्थ का स्टेबिलिटी या उसकी स्थिरता जितनी अधिक होगी, इसका अर्थ है उसके अणुओं के बीच में या उसके अवयवी कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उतना ही अधिक होगा, पहली बात। सेकंड बात यहां पर यह आती है कि उसका गलनांक भी उतना ही अधिक होगा। तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब इनके गलनांक है, अब बताना कौन कितना अधिक स्टेबल है। तो आप देख रहे हो ये 273, इसका मान सबसे क्या है, ज्यादा है, इसका मान सबसे ज्यादा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये सबसे अधिक स्टेबल होगा। सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होगा, ठोस वाला, ये ठोस वाला सबसे अधिक होगा। फिर एथिल अल्कोहल का इससे क्या है, हम कह सकते हैं इससे कम है, इस वाले से कम है। तो एथिल अल्कोहल का जो गलनांक होगा, क्योंकि वो इससे कम है, तो एथिल अल्कोहल ठोस जल से कम स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा। फिर डाई एथिल ईथर कहें, डाई एथिल ईथर, और इन दोनों में यदि कंपेयर करें तो डाई एथिल ईथर जो हमारा मेथेन है इससे अधिक क्या होगा, स्टेबल होगा। जिसका गलनांक जितना कम है, सीधी बात समझ लीजिए आप, जिसका गलनांक जितना कम है वो उतना अधिक कम स्थायी है, कम स्टेबल है। इसका ये सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक स्थिर कौन सा, ये वाला, और ये क्या होगा, सबसे कम स्थिर, सबसे कम स्थिर ये होगा। बाकी इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए, इसका गलनांक ज्यादा है तो हम कहेंगे ये ज्यादा स्थिर होगा, इसका गलनांक इससे कम है तो ये क्या होगा, ये इन दोनों में तुलना करें तो ये ज्यादा अधिक स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। आसान सी चीज है। तो गलनांक ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सीधी बात है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 1.7, निम्नलिखित युग्मों के पदों में कैसे विभेद करोगे। तो प्रश्न संख्या है 1.7 और पहला विभेद करने के लिए कह रहा है षटकोणीय निविड़ संकुलन और घनी निविड़ संकुलन। क्या कहा इसने, षटकोणीय निविड़ संकुलन और दूसरा क्या कहा, घनी निविड़ संकुलन, घनी निविड़ संकुलन। अब देखिए षटकोणीय निविड़ संकुलन क्या होता है।
षटकोणीय निविड़ संकुलन की आपको संरचना यदि ज्ञात हो तो इसमें क्या होते हैं कि यदि यहां पर हम इसे बना ही लें तो इस प्रकार से बनाते थे, 1 2 3 4 गोले बना रहे हैं बस। इसके बाद जो नीचे वाले होते थे वो इस प्रकार से जोड़ते थे आपस में, जो ऊपर वालों के जो अवनमन होता था, जो खड्डे वाला जगह होता था, उसमें क्या होता था, नीचे वाला जुड़ जाता था। ये इस प्रकार से जुड़ते थे। एक लेयर हम चाहें तो और बना सकते हैं, यहां पर एक लेयर और बना देते हैं, 1 और 2, यहां पर भी बना रहे हैं, 3 4। ये इस तरीके से मैंने बना दी। तो ये तो क्या थी, पहली हमारी कह सकते हैं पहली संरचना जो द्विमीय होती थी। अब इसके ऊपर हम क्या करते थे, एक और चढ़ाते थे लेयर, परत। तो उस परत को कैसे चढ़ाया जाता था, ये जो हमारे यहां पर खाली जगह होती थी, ध्यान रखिए, ये वाली, ये जो खाली जगह होती थी, ये होती थी रिक्तियां। तो इन रिक्तियों को भरने के लिए हम क्या करते थे, इसके ऊपर फिर से चढ़ा देते थे। तो कैसे चढ़ाएंगे, ये यहां पर चढ़ाते हैं, ऐसे करके चढ़ाते हैं इसको। ये 1 2 3, ये 1 2। तो ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, पर आप समझ जाएंगे, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई आपको। तो देखिए, ये इन वाली संरचनाओं को ध्यान दीजिए। कौन कौन सी संरचनाएं जो हमने ब्लू कलर से बनाई है, ये ब्लू कलर की जो संरचनाएं हैं, ये यहां पे इस प्रकार से गोले, जो ब्लू कलर की संरचनाएं, इसके ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं, 1 2 3, इस प्रकार से हैं रखे हुए। और आप देखेंगे तो नीचे वाले कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 6, और बीच में ये हो गया 7वां। तो ये 7 गोले हम यहां पर बना रहे हैं। यानी कि कैसे बना दिए हमने, एक ये बना दिया और इसके ऊपर 3 यहां पर बना दिए, 1 2 3, फिर ऐसे इधर की ओर 1 2 3। तो नीचे की ओर क्या थे, ये जो ब्लू से बने हुए थे 6 गोले थे। इसके ऊपर हमने, आप देख रहे हो, इन 3 गोलों की बात कीजिए, 1 2 3, ये 3 गोले चढ़ाए। तो 3 गोले कहां कैसे आ गए, हमने इस प्रकार से चढ़ा दिए। अब देखिए किस क्रम में चढ़ा, ये भी ध्यान रखिए। यदि हम ये कहें कि ऊपर के हमने 2 गोले लिए हैं, ऊपर के ये दोनों गोले लिए हैं, तो इन दोनों में, ऊपर के 2 गोलों में हम कटिंग कर रहे हैं नीचे के 2 गोलों की। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा यहां पर जो रिक्ति बनती है, इसकी बात कर लीजिए, यहां पर की बात कर लीजिए, ये ज्यादा आसान लगेगा। यहां पे ये देखिए, ये रिक्ति बन रही थी, ये वाली हमारी। इस रिक्ति को भरने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर गोला लगा दिया। तो इसके ऊपर जो क्रम आएगा वो इस प्रकार से आएगा, 1 2 3, ये हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर डाल दिया। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं ए, इस पैटर्न को कहते हैं बी। यदि इस ए के ऊपर हमने क्या रखा, बी, और फिर उस बी के ऊपर दोबारा से क्या रखते हैं, ए, और इसी प्रकार क्रम चलता रहे। कौन सा पैटर्न, ए बी ए बी ए बी। ये पैटर्न यदि आगे बढ़ता जाए तो इसी को हम कहते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। कौन सा, षटकोणीय निविड़ संकुलन। चैप्टर में हमने बड़े डिटेल में इसको समझाया है, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है घनी निविड़ संकुलन। घनी निविड़ संकुलन में होता क्या है, यहां पर तो हमने ये पैटर्न बनाया है, उसमें क्या होता है, 6 तो ऐसे ही आते हैं पहले क्रम में। तो क्या हो गया, 1, ये 1 बना दिया बीच में, 1 2 3 4 5, ये 6। पहले में तो 6 बना दिए। दूसरे में कितने आते हैं, 3। तो जैसे मैंने यहां पर बना दिए दूसरे में, 1 2 3। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, ए। इसे क्या कह दिया मैंने, बी।
अब इसमें एक और पैटर्न आता है सी। सी में क्या हो गया, इसमें देखिए 2 ऊपर है 1 नीचे। अब इस वाले में क्या हो जाएगा, 1 ऊपर और 2 कहां होंगे, नीचे। तो इस पैटर्न को कहते हैं सी पैटर्न। तो यदि पैटर्न हमारे पास हो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे रिपीट होता चले जाए, तो इस प्रकार के पैटर्न को, इस प्रकार का जो घन बनता है, यानी कि पहली परत के ऊपर ये बी वाली परत, इस बी परत के ऊपर फिर सी परत, और सी परत के ऊपर दोबारा से ऐसी वाली एक ए परत को दोबारा ऊपर लगा दूं, यही क्रम आगे चलाऊं, तो जो बनता है वो हमारा क्या होता है, घनी निविड़ संकुलन। ये क्या होता है, घनी निविड़ संकुलन। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, इन दोनों में अंतर आ गया होगा। तो फटाक से नोट कीजिए, फिर हम अगले 2 पार्ट इसके पूरे करते हैं। तो अभी हमने घनी निविड़ संकुलन और दूसरा हमारा षटकोणीय निविड़ संकुलन, इन दोनों में अंतर देख लिया। अब हमारे इसी के अगले पार्ट हैं क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका 1.7 का। कौन सा पार्ट है ये, सेकंड पार्ट है, क्रिस्टल जालक एवं दूसरा हमारे पास है एकक कोष्ठिका। तो इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप जानते हैं क्रिस्टल जालक को कैसे बनाया जाता है। क्रिस्टल जालक को हम ऐसे बना सकते हैं, इस प्रकार से बना रहे हैं, थोड़ा घन के आकार का बना लेते हैं इसे। ये अब क्रिस्टल जालक के लिए हम यहीं से बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं। ये हमने क्या बना दिया, क्रिस्टल जालक बना दिया। यानी कि इसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि एकक कोष्ठिकाएं से मिलकर के ये बना होता है। क्रिस्टल जालक का क्या होता है, एकक कोष्ठिका की विभिन्न दिशाओं में, तीनों विमाओं में जो पुनरावृत्ति होती है, जो रिपीटेशन होता है, उसी से हमारा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और एकक कोष्ठिका क्या होती है, एकक कोष्ठिका वह सूक्ष्मतम त्रिविमीय इकाई होती है जिनसे मिलकर के कोई क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो परिभाषा ध्यान रखने, यहां मैंने आपको जब चैप्टर के बीच में बताई थी तभी बताई थी कि एकक कोष्ठिका किसी त्रिविमीय क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम त्रिविमीय इकाई है जिसको कि तीनों विमाओं में फैलाने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ये हमने क्रिस्टल जालक बना दिया। अब इसकी यदि मुझे बनानी हो क्या, एकक कोष्ठिका दर्शानी हो इसमें, तो कैसे दर्शाऊंगा, मैं कोई भी एक इसका वो घटक ले लेता हूं। मान लेते हैं मैं यहां से ले रहा हूं, इसमें पहले यहां से ऐसे कर देते हैं इसको। अब देखिए एकक कोष्ठिका कैसे बन गई। ये हमारी एकक कोष्ठिका है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं। ये हमारी क्या है, एकक कोष्ठिका है, एक कोष्ठिका है। इसके बगल में दूसरी कोष्ठिका, इसके ऊपर तीसरी कोष्ठिका, इसके इधर की ओर चौथी कोष्ठिका, और 4 कोष्ठिकाएं पीछे भी है। देखिए ऊपर की ओर ये वाली हमारी एक है, देखिए ये वाली क्या है, एक एकक कोष्ठिका है। इसके पीछे ये वाली, ये जो हमें दिख रही है, ये वाली, ये दूसरी एकक कोष्ठिका है। आगे की ओर तीसरी ये वाली है, देखिए ये तीसरी एकक कोष्ठिका है, ये चौथी है। फिर ऐसे ये पीछे की होगी, ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो 8 हमने बनाई है, एकक कोष्ठिका बता दी, उसके आपको परिभाषाएं भी बता दी। तो मुझे लगता है इतने में आपका काम चल जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, इसी का थर्ड पार्ट है, चतुष्फल की रिक्ति एवं अष्टफल की रिक्ति। तो अगला हमारा है थर्ड, चतुष्फल की रिक्ति तथा अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की
रिक्ति। तो देखिए मैंने इसको चैप्टर में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था, यहां पर एक बार और बता रहा हूं। यदि आपको वहां पर समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो आपको यहां समझ में आ जाएगा, पर ध्यान जरूर दीजिएगा। हमने ये बना दिया, फिर से एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। ये पहली लेयर है। अब इसके बीच में आप जानते हैं ऐसे दूसरी लेयर बनाई जाती है। जो अवनमन वाली जगह होती है वहां पर हम क्या कर देते हैं, दूसरी जो हमारी पंक्ति होती है उसके अवयवी कणों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है। फिर यहां पर हम पहली पंक्ति की तरह लगा देंगे इनके अवनमन कणों में। तो देखिए ये मैंने बना दिया, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, फिर ये तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति मैंने बना दी। अब यहां पर समझिए क्या क्या बातें हम बता रहे हैं। देखिए यह जो हमारे बन रहे हैं ये हमारी रिक्तिकाएं हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, ये रिक्त स्थान बन रहा है। यहां पर भी नीचे की ओर ऐसे ऐसे ये सब रिक्तिकाएं बन रही हैं। पर ये तो भी हमने क्या करा, द्विविमीय बनाया है इसको। ये केवल एक परत है, अब इसके ऊपर एक और परत चढ़ाएंगे। तो जब एक और परत चढ़ाएंगे तो किस प्रकार से चढ़ेगी इसको समझिए। इसके लिए हम दूसरा पेन यूज कर रहे हैं। ये इसके ऊपर, अब देखिए मैं ये जो ऊपर की रिक्तिका है इसको ढक रहा हूं। जब इसको ढकूंगा तो क्या करूंगा, ठीक इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, एक गोला लगा दूंगा इस प्रकार से। ऐसे करके मैंने एक गोला लगाना है। पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मैंने बना दिया। ऐसे इसके नीचे, अब इन लाल वालों को ढकने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इनके नीचे भी गोले बना रहा हूं दूसरी परत में। तो ये बना दिया मैंने गोला, ये बना दिया है, और ये बना दिया। ये इस तरीके से मैंने बना दिए। अब यहां पर समझने की बात क्या है, ये जो रिक्तिका थी ये तो पूरी भर गई, तो अब ये वाली रिक्तिका कैसी थी इसे भी समझ लीजिए। फिर से बना रहा हूं मैं यहां पर नीचे, इन 3 गोलों की बात कर रहे हैं, पहला, दूसरा और ये वाला तीसरा। तो 3 गोले मैंने ये बना दिए, 1, 2, 3। तो मुझे लग रहा है ये तीनों गोले यहां पर आ गए। इनके ऊपर मैंने क्या रख दिया था, एक लाल गोला रख दिया था। तो देखिए इसके ऊपर एक मैं लाल गोला लगा रहा हूं, ये मैंने इसके ऊपर एक लाल गोला रख दिया। तो अब इससे क्या हुआ, ये बीच में जो रिक्ति बनी हुई थी ये 3 के कारण बनी हुई थी, 3 अवयवी कण या 3 गोलों के कारण थी। इसके ऊपर चौथा गोला रख दिया तो वो रिक्ति भर गई। तो इस प्रकार से जो रिक्ति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। और ध्यान रखिएगा ये 4 कणों से मिलकर के बनी होती है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने कहा यह है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। और कैसे बनाएंगे इसको, हमने कहा इसके लिए जैसे ये ऐसा है 1, 2, ये गोलों के केंद्र बना दिए हमने। तो ये गोलों के केंद्र आपस में मिला दिए, क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक, इसके सेंटर में हमने लाल वाला डाला हुआ है, तो लाल वाले का केंद्र मान लेते हैं ये है। तो लाल वाले के केंद्र से यदि इसको मिला दिया जाए, ये इस प्रकार से यदि मिला दिया जाए, तो ये जो रिक्ति बनती है ये होती है चतुष्फलकीय, 4 फलकों वाली। कौन कौन से फलक हैं, पहला फलक ये वाला है, दूसरा फलक ये वाला है, तीसरा ये वाला, और इन तीनों के पीछे की तरफ जो है वो चौथा फलक है। फलक मतलब पृष्ठ। तो
इनके केंद्र पर जो रिक्ति बन रही है उसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। तो क्या खास बातें हैं, ये 4 कणों से मिलकर के बनी होती है, पहली बात। इसके जो रिक्ति होती है 4 कणों से मिलकर के जो रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, और इसके 4 ही क्या होते हैं, फलक होते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलें। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि ये मैंने देखिए ऊपर की ओर बनाए थे 1 2 3, फिर ऊपर की ओर 2 गोले बनाए थे। जहां पर हमारी एक ऐसी रिक्ति बनती है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए नीचे की ओर ये रिक्ति थी, ये रिक्ति थी, तो उस समय इसका मुंह कहां था, नीचे की तरफ था। जब मैंने लाल वाले गोले बनाए तो इसमें जो रिक्ति बन गई, ये देखिए इसी को मैं यहां बता रहा हूं, ये पहले रिक्ति ऐसे थी काले गोलों के कारण। जब इसके ऊपर लाल गोले रखे तो अब जो रिक्ति बनी उस रिक्ति का मुंह ऊपर की तरफ आ गया, ये इस प्रकार से आगे रिक्ति। तो ये जो रिक्ति होती है ये होती है हमारी कौन सी, जिसको हम नाम देते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ये कितने कणों से मिलकर के होती है, ये बनती है 6 कणों से मिलकर के। निर्माण करें तो कैसे होगा, यहां पर ये भी देख लीजिए, हम फिर से बना रहे हैं। यहां पर 1 2 और ये बना दिया हमने 3, ये 3 कण हो गए। अब इसके ऊपर हम दूसरे बना देते हैं 3 कण, और 3 कण हमने ये बना दिए। अब की बार ये कैसे बनेंगे, ये ऐसे बन रहे हैं। एक 2 3, ये बन गए। अब देखिए जब काले से बनाए थे तो बीच में रिक्ति बन गई थी, उनके ऊपर विपरीत क्रम में हमने लाल वाले गोले लगा दिए, तो भी ये सेंटर का जो हिस्सा था, खाली जगह थी, पूरी नहीं भरी। तो यह जो हमारी रिक्ति बनी, देखिए पहले इस त्रिभुज का मुंह किधर की ओर था, काले वाले का मुंह ऊपर की ओर था, ये जो रिक्ति थी उसका मुंह ऐसे था। और जब काले गोले बना दिए तो इसी का मुंह कैसे हो गया, नीचे की तरफ हो गया, यानी कि ऐसे हो गया रिक्ति का मुंह। तो ये जो हमारी रिक्ति बनती है जो पूरी रूप से भरी नहीं है, इसी को हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति, इससे लिखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ये बनी हमारी अष्टफलकीय रिक्ति। और अष्टफलकीय रिक्ति कितने कणों से मिलकर के बनी है, 4 अवयवी कणों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। दूसरी बात, संरचना बनाएं, कैसे बनाएंगे, आप देख रहे हो 2 त्रिभुज हैं, तो पहला कैसा आ जाएगा, हम एक को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना रहे हैं। पहला त्रिभुज ये है जो हमने यहां बनाया है। दूसरा त्रिभुज कैसे बनेगा, दूसरा त्रिभुज ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इसको कैसे मिलाना है, यहां से इनको तो मिला लीजिए आपस में, किनारों को तो सीधे मिला लीजिए। अब इसको ऐसे मिलाना है और इसको ऐसे मिला लीजिए। ये जो संरचना बनी ये अष्टफलकीय बनी। चैप्टर में बीच में मैंने बताया था कौन कौन सा अष्टफलक, एक ये वाला फलक देखिए, ये वाला फलक पहला, दूसरा फलक ये वाला, 2 फलक, ऐसी तीसरा फलक ये बीच वाला आपको दिख रहा है, 3 फलक, 3 ठीक इसके पीछे की ओर बनेंगे 6 फलक, एक ये ऊपर का बन गया 7 और एक ये नीचे वाला आधार बन गया 8। तो ये 8 फलकों से मिलकर बनी है, इसलिए इसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। इसके लिए यहाँ 4 नहीं, कितने अवयवी कण है, 6, 1 2 3 4 5 6 अवयवी कणों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। तो ये अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। और 4 अवयवी कणों से मिलकर के जिसका निर्माण होता है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। कितने अवयवी कण हैं, 4 अवयवी कण मिलकर के जिस रिक्ति का निर्माण करते हैं उसे चतुष्फलकीय रिक्ति, और 6 अवयवी कण मिलकर के जिस रिक्ति का निर्माण करते हैं उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो मुझे लगता है ये अब क्लियर आपका हो गया होगा। यदि वहां पर कुछ डाउट रहे होंगे तो यहाँ आपके क्लियर हो गए होंगे। आप इन्हें चाहे तो फटाफट उतारिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।